मोदी जी की लीडरशिप में विश्व गुरु बनने की तैयारी में लगा भारत अब फाइनेंशियल क्राइसिस की चपेट में आ चुका है। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार देश के इकोनॉमी के हालात इतने खराब हुए हैं। हालांकि इससे पहले भी सुस्ती या स्लो डाउन के झटके आए हैं, लेकिन इस बार की बात एकदम अलग है, क्योंकि जीडीपी पहली बार 23.9% घटकर नीचे चली गई है। और इसका सीधा सीधा मतलब सिंपल लैंग्वेज में यह है कि आप लोगों की इनकम घट गई है और आने वाले दिनों में और ज्यादा घट जाएगी, क्योंकि जीडीपी सीधे तौर से लोगों की एवरेज इनकम से जुड़ी हुई होती है। अब जबकि जीडीपी माइनस में जा रही है, तो आप लोग खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी ईयरली इनकम में कितना बड़ा घाटा होने जा रहा है। इसका साफ साफ असर देश के इकोनॉमी में नजर आएगा, लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर देश के बैंकिंग सिस्टम पर पड़ेगा, क्योंकि मिडिल क्लास लोग ईएमआई नहीं भर पाएंगे, गरीबी तेजी से बढ़ेगी और देश रसातल में चला जाएगा। दरअसल ऐसे हालात में कमाई कम होने की वजह से आम आदमी खर्च कम और बचत ज्यादा करने की कोशिश करने लगता है, और ठीक ऐसी ही कोशिश बिजनेस कंपनीज भी करने में लग जाती हैं। ऐसे माहौल में बेरोजगारी का तूफान आ जाता है, क्योंकि बिजनेस कंपनीज का खर्च कम करने का मतलब है लोगों को नौकरियों से निकालना। यानी अगर एक लाइन में कहा जाए तो तबाही सुनामी की तरह दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है। और ऐसा तब होता है जब दो लोग मिलकर 140 करोड़ लोगों का देश चलाते हैं, क्योंकि सिर्फ दो लोग मिलकर 140 करोड़ लोगों के लिए सही फैसला नहीं ले सकते हैं। और आप सबको पता है कि गलत फैसला भारी तबाही लाता है। मोदी सरकार ने नोटबंदी से जो तमाशा शुरू किया था, वो आधी रात को संसद खुलवाकर बिना किसी तैयारी के जीएसटी लागू करने तक जारी रखा। और फिर जब कोरोना ने दस्तक दी तो पहले ताली थाली का तमाशा करवाया गया, और फिर दिया, मोमबत्ती, अगरबत्ती, फुलझड़ी और पटाखे के तमाशे ने जोर पकड़ा। उसके बाद लौट के बुद्धू घर को आए तो लॉकडाउन का फैसला भी जीएसटी की तरह ही बिना किसी तैयारी के लिया गया। मोदी सरकार के इन्हीं गलत फैसलों की वजह से आज जीडीपी घटकर 23.9% नीचे धंस गई है और देश 50 साल पीछे पहुंचने को मजबूर है। लेकिन देश के लोगों को बेवकूफ बनाकर मोदी सरकार का हासिल किया गया कॉन्फिडेंस कितना हाई है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज जब देश की जीडीपी में 23.9% की जानलेवा गिरावट हो चुकी है, उसके बावजूद प्रधानमंत्री मोदी से लेकर सरकार के कोई भी मंत्री संतरी तक ने इस बर्बादी तबाही पर ना ही कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और ना ही इस पर कोई बयान दिया है। 2014 के इलेक्शन के बाद से देश में जो झूठ की आंधी चली है, उसने लगातार सच को दफन करने का काम किया है। लेकिन दोस्तों, झूठ की सबसे बड़ी कमजोरी यह होती है कि वो ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाता है, और सच के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो हजारों किलो मिट्टी के नीचे दबा होने के बावजूद भी पौधे की तरह बाहर निकल आता है। और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी के जो आंकड़े आए हैं, ये वही सच है जिसे मोदी सरकार अपने झूठ के शोरगुल और ढोल नगाड़ों के नीचे दबाई हुई थी। तकरीबन 2019 के इलेक्शन के आसपास ही देश में बेरोजगारी 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए सबसे पीक पर पहुंच गई थी। देश की इकोनॉमी कई तिमाहियों से लगातार नीचे की तरफ दौड़ रही थी, लेकिन मोदी सरकार ने आप लोगों को नए नए तमाशे दिखाकर और मीडिया के जरिए भी खबरों के नाम पर आप लोगों को कुछ न कुछ सर्कस पेश करके पूरे देश का ध्यान इस पर से हटा रखा था। आप लोग को याद होगा कि मोदी जी ने पूरे मुल्क को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का ख्वाब दिखाया था और मीडिया ने भी खूब जमकर इसका ढिंढोरा पीटा था। तब भी बहुत सारे जानकारों का कहना था कि इस वक्त देश में हर सेक्टर में ग्रोथ ऐतिहासिक तौर पर अपने सबसे निचले पायदान पर बैठी है, और ऐसे वक्त में 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी की बात करना भी एक फरेब है। ये किसी भी हाल में मुमकिन नहीं है। लेकिन गोदी मीडिया में 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी का उठा शोर इतना तेज था कि वो आम जनता को कुछ भी सोचने समझने को नहीं दे रहा था। मोदी सरकार ने किसानों की खुदकुशी से लेकर बेरोजगारी, जीडीपी और गरीबी रेखा से जुड़े तमाम आंकड़ों को छुपाए रखा, लेकिन अब वही इन्हें बताने के लिए मजबूर है, क्योंकि अब सब कुछ तबाह हो चुका है और हमारी विकास दर यानी हमारी ग्रोथ रेट 50 साल पीछे चली गई है। अब मोदी सरकार अपनी नाकामयाबी को कोरोना पर डालते हुए अपने एक्ट ऑफ फ्रॉड को बहुत बेशर्मी से एक्ट ऑफ गॉड बता रही है। कोरोना से जो बर्बादी हुई वो तो हुई,
लेकिन कोरोना से पहले ही हम 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी और 3% की जीडीपी को अपने सामने साफ साफ देख रहे थे। लेकिन इस गिरती हुई जीडीपी को देखकर देश का गरीब और मिडिल क्लास इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाया कि उसके लिए आने वाला वक्त कितना कठिन है। और 2020-2021 की पहली तिमाही की शुरुआत -23.9% की जीडीपी से हुई है और दूसरी तिमाही भी जो चल रही है उसमें भी कोई खास ग्रोथ नजर नहीं आ रही है। माना जा रहा है कि इस साल आंकड़े नेगेटिव ग्रोथ में जा सकते हैं। मतलब आने वाले दिनों में आम आदमी की कमाई पर भारी मुसीबत आने वाली है। तो दोस्तों आगे बात करेंगे कि जीडीपी आप लोगों के लिए इतनी अहम क्यों है और माइनस में जा रही इस जीडीपी का आम लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। और इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि भारत पहले इस तरह के फाइनेंशियल क्राइसिस में कब फंसा था। लेकिन उससे पहले जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं वो हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आप लोगों को हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/Dr Arshi Khan पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको बता दूं कि जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसी भी मुल्क में पूरे एक साल में पैदा होने वाले सभी सामान और सर्विसेज की कुल वैल्यू को कहते हैं। और भारत जैसी कम आमदनी और मीडियम आमदनी वाले देश के लिए साल दर साल जीडीपी में ग्रोथ हासिल करना जरूरी होता है ताकि देश की बढ़ती हुई आबादी की जरूरतों को पूरा किया जा सके। भारत में सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस यानी CSO साल में 4 बार जीडीपी का असेसमेंट करता है, यानी हर 3 महीने में जीडीपी का असेसमेंट करता है और फिर सालाना यानी एनुअली वो जीडीपी ग्रोथ के आंकड़ों को जारी करता है। इससे पता चलता है कि साल भर में देश की इकोनॉमी ने कितना अच्छा या खराब परफॉर्म किया है। अगर जीडीपी में सुस्ती दिखाई देती है तो इसका मतलब है कि देश की इकोनॉमी बैठ रही है और देश ने इससे पिछले साल के मुकाबले कम सामान का प्रोडक्शन किया है और सर्विस एरिया में भी गिरावट रही है। अब जानते हैं कि भारत इससे पहले कब और किन वजहों के चलते इस तरह की फाइनेंशियल क्राइसिस में फंसा था। तो दोस्तों आपको बता दें कि 1947 यानी भारत के आजाद होने के बाद से लेकर 1980 तक तकरीबन 5 बार भारत की इकोनॉमी बढ़ने के बजाय घटी थी। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा तगड़ा झटका 1979-80 में लगा था जब देश की जीडीपी 5.2% नीचे गिर गई थी और इसकी वजह थी देश में भयानक सूखा पड़ना और तेल के दामों में काफी बढ़ोतरी होना। उस वक्त इंदिरा गांधी लोकसभा चुनाव में अपनी करारी हार के बाद दोबारा चुनाव जीतकर सत्ता में लौटी थी और सरकार बनाते ही उन्हें इस तरह की फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ा था। खेती और उससे जुड़े काम धंधों में यानी फार्म सेक्टर में 10% की गिरावट, आसमान छूते तेल के दाम और इंपोर्ट के मुकाबले कम एक्सपोर्ट होने की वजह से इंदिरा गांधी की सरकार पर लगातार दबाव बढ़ रहा था। उसके बाद पहली बार देश में इंपोर्ट कम करके एक्सपोर्ट ज्यादा करने पर जोर दिया गया। उस वक्त नए नोट छापकर घाटे को पूरा करने का फॉर्मूला सरकार ने अपनाया था। लेकिन उस वक्त सरकार ने घाटा पूरा करने के लिए नए नोटों को छापने के फॉर्मूले पर कम डिपेंड रहना जरूरी समझा और यह भी तय किया कि सीमेंट, स्टील, खाने वाला तेल, पेट्रोलियम और खाद जैसी चीजों के इंपोर्ट के भरोसे रहना देश के लिए खतरनाक साबित हो सकता है और इन चीजों को देश के अंदर बनाने के लिए इंतजाम करना जरूरी समझा। 90 के दशक में भारत को एक बार और ऐसे ही फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरना पड़ा था। लेकिन उस वक्त बात सिर्फ मंदी तक ही नहीं पहुंची थी बल्कि उसके आगे निकल गई थी क्योंकि उस वक्त भारत के पास फॉरेन करेंसी की कमी पड़ गई थी। उस वक्त खाड़ी में जंग के चलते तेल के दाम अचानक तेजी से बढ़ गए थे और भारत के पास कुछ ही दिनों का तेल खरीदने के लायक फॉरेन करेंसी मौजूद थी। तब चंद्रशेखर सरकार ने देश का सोना बेचने और गिरवी रखने का फैसला लिया था। उसी साल चुनाव के दौरान राजीव गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस की PV नरसिम्हा राव की सरकार आई और इस सरकार ने आर्थिक सुधारों का वो पैकेज जारी किया जिसे भारत के आर्थिक यानी इकोनॉमिक तरक्की की रफ्तार में तेजी के लिए जिम्मेदार माना जाता है। लेकिन इस बार मोदी सरकार के सामने जो फाइनेंशियल क्राइसिस है वो पिछले सालों की फाइनेंशियल क्राइसिस से बिल्कुल अलग है क्योंकि कच्चे तेल का दाम अपने सबसे निचले लेवल पर है। मॉनसून पिछले 10 सालों से बहुत अच्छा रहा है।
फॉरेन करेंसी का भंडार लबालब भरा हुआ है, लेकिन फिर भी देश की इकोनॉमी माइनस में चली गई है। और देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण इसका जिम्मेदार कोरोना महामारी को बताते हुए इसे एक्ट ऑफ गॉड बता रही हैं। देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण से एक सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए कि साल 2015 में जीडीपी के 8% से घटकर इस साल कोरोना आने से पहले जनवरी तक 3.1% तक घट जाना भी क्या एक्ट ऑफ गॉड ही था? असलियत यह है कि देश की इकोनॉमी पहले से ही मुसीबत में थी और कोरोना ने इसे पूरी तरह बैठा दिया है। अब मोदी सरकार आगे क्या करेगी ये तो बाद में दिखेगा, लेकिन यह साफ साफ दिखने लगा है कि अब तक मोदी सरकार ने जो राहत पैकेज दिया है उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं कि जीडीपी आम लोगों के लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है। तो आपको बता दें कि अगर जीडीपी बढ़ रही है तो इसका मतलब है सरकार की पॉलिसी जमीनी लेवल पर असरदार साबित हो रही है। देश फाइनेंशियली अच्छा काम कर रहा है और सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। देश की आम पब्लिक के हाथ में पैसा है और उस पैसे को वो लोग खर्च कर रहे हैं। और अगर जीडीपी सुस्त पड़ रही है या फिर नेगेटिव की तरफ जा रही है, इसका मतलब है कि सरकार की पॉलिसी सही नहीं है या फिर वो जमीनी लेवल पर असरदार तरीके से काम नहीं कर रही हैं। ऐसे वक्त में सरकार को या तो अपनी पॉलिसीज बदलने की जरूरत है या पहले से उतारी गई पॉलिसीज को जमीन पर और असरदार तरीके से लागू करने की जरूरत है, ताकि देश की इकोनॉमी को दोबारा से पटरी पर लाया जा सके और गरीबी और बेरोजगारी को बढ़ने से रोका जा सके। जब देश की इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म करती है तो कारोबारी ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं और अपना प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। लेकिन जब जीडीपी के आंकड़े कमजोर पड़ते हैं तो लोग पैसा कम खर्च करने लगते हैं और पैसा बचाने में लग जाते हैं। कारोबारी भी अपने कारोबार में पैसा कम इन्वेस्ट करने लगते हैं, जिससे जीडीपी के ग्रोथ में और देश की इकोनॉमी में और सुस्ती आ जाती है। जाहिर सी बात है, जब मांग नहीं होगी तो बिक्री नहीं होगी, और जब बिक्री नहीं होगी तो कारखाना चलाने के लिए पैसा कहां से लाएंगे, और अगर उनके पास पैसा नहीं होगा तो वो अपने कामगारों को पैसा कहां से देंगे। चारों तरफ यही हाल रहा तो लोगों की नौकरियां जाएंगी, लोगों के वेतन कटेंगे, और आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले कई सालों से ऐसा ही हो रहा है। और अगर ऐसा ही रहा तो आने वाले वक्त में लोगों की नौकरियां और कम हो जाएंगी, जिससे आम पब्लिक की मुश्किलें ज्यादा बढ़ेंगी। ऐसे हालात में मोदी सरकार क्या किसी भी सरकार से ये उम्मीद करी जाती है कि वो अलग अलग स्कीमों के तहत लोगों को पैसा दें ताकि वो इन पैसे को खर्च कर सके और देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा मिल सके। वैसे मोदी सरकार के पास बहुत सारे रास्ते तो बचे नहीं हैं, लेकिन एक रास्ता जो एक्सपर्ट उनको सुझा रहे हैं वो ये है कि सरकार को नए नोट छापने चाहिए और इन नोटों को किसी तरह पब्लिक के जेब में पहुंचाना चाहिए। लेकिन नोटबंदी करके पूरे देश के लोगों को बैंकों की लाइन में खड़ा करवाकर, उनके घर में जमा पैसों को निकलवा कर बैंकों में जमा कराने वाली ये सरकार क्या नए नोट छाप कर लोगों की जेबों तक इन पैसों को पहुंचवाएगी? ये समझने वाली बात है। आगे देखने को क्या मिलेगा ये वक्त ही बताएगा। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com Dr. अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।